आपकी मौत कल एक कार एक्सीडेंट में होने वाली है। 50 साल के मिस्टर मल्होत्रा के घर में बैठा एक 20 साल का लड़का शिखर उनकी आंखों में आंखें डाले ये बात बोल रहा था। और शिखर की ये बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा मानो अपनी जगह पे ही जम गए। शिखर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, जैसे ही कल आप कार से ऑफिस के लिए पहला मोड़ लेंगे, वहां एक ट्रक ठीक आपके सामने से आ रहा होगा। उससे बचने के लिए जैसे ही आप अपनी गाड़ी घुमाओगे, बगल से आ रही स्कूल की बस से आपकी टक्कर हो जाएगी और फिर सीधा शमशान। मिस्टर मल्होत्रा का माथा पसीने के बूंदों से भरा हुआ था और वो एक हकलाती हुई तीखी आवाज में बोले कि क्या बकवास कर रहे हो। फिर शमशान में खड़ी मिसेस मल्होत्रा आपके पार्थिव शरीर को देखकर रो रही होगी। अब करे भी तो क्या, पूरी जिंदगी आपने प्राइवेट नौकरी में ही निकाल दी और जो कमाया था सब बच्चों की पढ़ाई पे लगा दिया। अब कहां से लाएंगे पैसे। अब अंतर्यामी तो हो नहीं, आप जो बोलोगे ऐसा नहीं हो सकता। अब इतना प्यार तो अपने बीवी बच्चों से करते ही होंगे कि चाहेंगे उनको ये दिन ना देखना पड़े। इसीलिए बोल रहा हूं सर, आप कम से कम 40 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए। शिखर को आज कुछ भी करके मिस्टर मल्होत्रा को जीवन बीमा लेने के लिए मनाना था, चाहे उसके लिए उसे मिस्टर मल्होत्रा को बहलाना फुसलाना पड़े या मक्खन लगाना पड़े। अगर शिखर ये करने में असफल होता तो सीधा काम से निकाला जाता। शिखर काम से निकाले जाने का जोखिम नहीं उठा सकता है। अगर शिखर की बातें सुन मिस्टर मल्होत्रा उस पर चिल्ला पड़ते हैं। सीधा शिखर का कॉलर पकड़ते हैं और बोलते हैं, पागल है क्या, मुझे डरा धमका के इंश्योरेंस बेचना चाहता है। मिस्टर मल्होत्रा का जोरदार थप्पड़ शिखर के गाल पर अपनी छाप छोड़ जाता है और उसे सुनाते हैं, आज के बाद इस मोहल्ले तो छोड़, आसपास के किसी गली मोहल्ले में भी दिख गया ना तो वहीं सबके सामने तेरी खबर लूंगा। शिखर आगे और कुछ सुन भी नहीं पाया क्योंकि मिस्टर मल्होत्रा ने उसे धक्के मारते हुए घर से बाहर निकाल दिया और उसके मुंह पे दरवाजा जोर से बंद कर दिया। शिखर बिना हिले कुछ देर वहीं खड़ा रहा, मुंह लटकाए। वो यही सोच रहा था कि आज का टारगेट भी पूरा नहीं हुआ, बॉस से फिर बात करनी पड़ेगी, कहीं नौकरी से ना निकाल दे और थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाए। और अगर आज भी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। शिखर अपने आप से बात करके हौसला जुटाते हुए बॉस के केबिन में जाता है, जहां बॉस पहले से ही उसके इंतजार में आग बबूला बैठा हुआ है। और शिखर को देखकर टेबल पे अपने हाथ जोर से पटकते हुए बॉस बोला, क्या बोल के आ गया तू मिस्टर मल्होत्रा को, मंद बुद्धि है क्या। शिखर का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो अपने बचाव में बोलता है, मगर बॉस मैं तो आपने जो बोला वही कर रहा था। आप ही कहते हो ना, कुछ ना सूझे तो शॉक ट्रीटमेंट देके ग्राहक को मनाओ। बॉस कटाक्ष कसते हुए कहता है, माफ करना, गलती हो गई मुझसे, अब इस गलती को अभी सुधार देता हूं, तुम्हें काम से निकाल के। शिखर ने अपना गला सूखने तक हाथ जोड़कर लगातार बॉस से विनती की, मगर बॉस ने उसकी एक न सुनी। आखिर शिखर भी हार मानकर बोला, कम से कम मेरा वेतन मिल जाता तो। आपको तो पता ही है मुझे पैसे क्यों चाहिए। ये सुनते ही बॉस दहाड़ते हुए शिखर का कॉलर पकड़ के सबके सामने उसे घसीट कर दफ्तर के दरवाजे तक ले जाता है और बाहर जोर से धक्का देते हुए बोलता है, मेरा इतना बड़ा ग्राहक चला गया तेरी वजह से और तुझे पैसे चाहिए, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। शिखर जमीन पे गिरता है और उसकी जेब से फोन निकलकर थोड़ी दूर जा गिरता है। फोन देख बॉस बोल पड़ता है, दफ्तर का फोन है ये, वापस कर इसे। मगर इससे पहले बॉस या अन्य चौकीदार कुछ कर पाते, शिखर फोन उठा, उसे अपने सीने से लगाकर
भागना शुरू कर देता है, ये बोलते हुए, मैं ये फोन वापस नहीं कर सकता। और देखते ही देखते वहां से हवा हो जाता है। पसीने से लथपथ शिखर बिना रुके भागे ही जा रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि उसका फोन बज रहा है। वो रुककर फोन की ओर देखता है। उस पर मकान मालिक का नाम लिखा होता है। शिखर समझ जाता है जिस बात का डर था वही हुआ है और फोन उठाकर बोलता है, मैं आ रहा हूं। फोन के दूसरे ओर से आवाज आती है, जल्दी कर, तेरे चाचा खून की उल्टी किए जा रहे हैं। एक तो किराया नहीं है, ऊपर से मेरा घर भी बर्बाद किए जा रहे हो। शिखर पतली गलियों में नाले के ऊपर से चलते हुए अपने महादा के झोपड़पट्टी वाले घर पहुंच के देखता है। उसके घर से सारा सामान निकालकर बाहर फेंका जा चुका था और घर के दरवाजे पर मकान मालिक ताला लगा के जा चुका था। और उसके 60 साल के आंखों के नीचे काले घेरे लिए चाचा अधमरे से खांसते हुए रास्ते पे सामान के साथ बैठे हुए हैं। अपने चाचा की ये हालत देखकर उनसे नजरें मिलाने की भी हिम्मत शिखर में नहीं थी। शिखर को देखकर चाचा बोले, मैं मकान मालिक को बोलता रहा मेरा शिखर पैसे लेकर आता ही होगा, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। सामान बाहर फेंकवा के दरवाजे पे ताला लगा गया। शिखर सर झुकाते हुए बोला, माफ करना चाचा, मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। चाचा 2 पल के लिए बस शिखर की ओर देखते गए और फिर खांसते हुए बोले, जितना तूने किया है उतना तो मेरे सगे बेटे ने भी ना किया होता मेरे लिए। शिखर की आंखों में आंसू तो थे, मगर वो अपने चाचा के सामने उन्हें दिखाना नहीं चाहता था। चाचा ने तो जीने की वैसे ही सारी उम्मीद छोड़ दी थी, मगर शिखर को अब भी भरोसा था कि वो जल्द ही चाचा का इलाज करवाएगा। ऐसे में वो चाचा के सामने आंसू बहाकर कमजोर नहीं पड़ सकता था। उसने तुरंत एक एक करके अपने सभी दोस्तों को फोन लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में एक दोस्त रवि वहां आता है, मगर शिखर के पड़े सामान को देख बोलता है, चाचा को तो मैं कुछ दिनों तक अपने साथ रख लूं, मगर मेरे छोटे से घर में इतना सारा सामान रखने की जगह नहीं होगी। एक काम कर, सामने जो रेलवे स्टेशन है वहां कई खाली मालगाड़ी के डब्बे कई महीनों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। उनमें से एक डब्बे में अपना सामान रख दे और फिर जैसे ही रहने का ठिकाना मिल जाए सामान लेकर वहां शिफ्ट हो जाना। शिखर रवि की बात मानते हुए सामान लेकर वहां से निकल जाता है और रवि चाचा के साथ। शिखर दोस्त की बात मानते हुए सारा सामान मालगाड़ी में रखवा के जब वापस आता है दोस्त के घर, तो देखता है कि चाचा कुर्सी पे बैठे खांस रहे थे। घर में कहीं और जगह भी नहीं थी जहां वो चाचा को लिटा पाता। शिखर रवि से अपने चाचा को कम से कम घर के किसी बिस्तर या गद्दे पर लेटाने की भीख मांगना चाहता था। तभी रवि उसके बगल में जाकर बोलता है, घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसीलिए पापा ने चाचा को अंदर ले जाने से मना कर दिया। माफ करना दोस्त, मगर अभी इस कुर्सी के अलावा जगह नहीं है मेरे पास जो चाचा को सुला सकूं। शिखर रवि का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, तूने जितना किया उतना ही काफी है। बाकी सब तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। सबको यही लगता है कि मैं बस पैसे मांगने के लिए फोन करता हूं उन्हें। शिखर को दिलासा देकर रवि अपने काम पे जाने को तैयार होने लगता है। रवि अपना डिलीवरी बॉय का यूनिफॉर्म पहनकर बोलता है, मेरे काम का समय हो गया, मैं निकलता हूं। शिखर उसे देखकर पूछता है, वैसे रवि तू आजकल कहां काम कर रहा है? रवि विस्तार से शिखर को अपने काम के बारे में बताता है, जिसे सुन शिखर पूछता है, क्या मुझे भी इस कंपनी में कोई काम मिल सकता है? रवि जवाब देता है, साथ चल, अब भी बॉस से बात करके तुझे काम पे लगवाता हूं। शिखर को रवि के विनती पे काम मिल जाता है और शिखर भी तुरंत काम मिलते ही अपने पहले ग्राहक की ओर निकलता है। एक बड़ी मंजिल के आलीशान सोसाइटी की सबसे खूबसूरत फ्लैट पर पहुंचकर शिखर दरवाजे की घंटी बजाता है। दरवाजा जैसे ही खुलता है, सामने खड़े आदमी को देखकर शिखर भौचक्का रह जाता है।
और अपनी टोपी से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता है। मगर सामने खड़े इंसान ने शिखर का चेहरा देख लिया था और वो अपने घर में चल रहे पार्टी को रुकवाते हुए सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोलता है, दोस्तों, आज हमारे इस पार्टी के विशेष अतिथि पधार चुके हैं। अंदर खड़े कुछ लोग शिखर को देखते हुए बोलते हैं, अरे ये तो शिखर है ना, वही जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता है। शिखर को पार्टी में मौजूद सभी लोग उसे ऐसे देख हंसने लगे मानो वो किसी चिड़ियाघर में आया नया पशु हो। शिखर के सामने खड़ा अंकुश बोलता है, दोस्त होने के नाते एक बात बताऊं, ये काम छोड़ और मेरे घर पे काम करना शुरू कर दे, पगार 10 रुपए ज्यादा ही दिया करूंगा। पार्टी में आए सभी इस बात को सुन जोर जोर से हंसने लगते हैं। शिखर का सर शर्म से और झुक जाता है, मगर वो पलट के कुछ नहीं बोलता। उसे इस काम की जरूरत थी। गुस्से में कुछ गलत बोल अपना ये काम भी हाथ से नहीं गंवाना चाहता था। शिखर हर तरह के काम की इज्जत करता था। तभी एक आवाज सबको शांत करते हुए बोलती है, शर्म नहीं आती तुम सबको किसी का ऐसे मजाक उड़ाते हुए? सब चुप हो जाओ, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा शिखर का। यह आवाज पार्टी में आई सबसे खूबसूरत लड़की अनन्या की थी। अनन्या शिखर की ओर बढ़ती है और अपने पर्स से एक कड़क 100 का नोट निकालकर उसे बख्शीश देने को पैसे आगे करती है। शिखर, जो कभी अनन्या के एक तरफा प्यार में पागल रहा करता था, रात रात भर उसके ख्वाबों में जगा रहता था, आज उसी अनन्या के हाथों बख्शीश लेते हुए उसका सर झुका हुआ था और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। शिखर बिना एक बूंद आंसू बहाए अनन्या को थैंक यू बोलकर वहां से निकल जाता है। आंसू बहाए भी तो कैसे, आखिर गरीबों के पास रोने तक का वक्त कहाँ होता है। शिखर रात को अपना काम खत्म कर एक अस्पताल जाता है, ये पूछने की चाचा की भर्ती में कितना खर्चा आएगा। जवाब में 50,000 सुन शिखर खुद से बातें करता हुआ अपना सिर हिलाता वहां से निकल जाता है। क्या इतने पैसों का इंतजाम मैं कर भी पाऊंगा या नहीं? और सीधा जा पहुंचता है रेलवे यार्ड, मालगाड़ी से अपना कुछ सामान लाने। मगर वो मालगाड़ी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। मालगाड़ी शिखर के सारे सामान के साथ रवाना हो चुकी थी। इस शहर में अब शिखर के पास अपना कहने को कुछ ना था। बस एक अपना था जो कुछ दूर किसी कुर्सी पे बैठे खून की उल्टियां करते हुए उसके अपने चाचा जी थे, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। शिखर कुछ देर तो वहां बुत बने खड़ा रहा। तभी बगल की पटरी से तेज रफ्तार में रेलगाड़ी गुजरती है और शिखर के दिमाग में एक ख्याल पनपता है, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का इसमें ना तो उस चाचा के लिए कुछ कर पाया जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, ना ही उसके अलावा कोई है और इस दुनिया में जो मेरी परवाह करे। जिए तो जिए क्यों और किसके लिए? ये दुनिया गरीबों के लिए है ही नहीं। इस दुनिया में रहने से मौत ही अच्छी है। कम से कम मौत के बाद उसे पैसों की वजह से अपनों को अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देखना पड़ेगा। इसी सोच के साथ शिखर अपने बगल वाली पटरी पे जाकर खड़ा हो गया, अगली आने वाली ट्रेन का इंतजार करते हुए। वह अपनी इस दुनिया में बिताए कुछ हसीन लम्हे याद करने लगा। तभी सामने से ट्रेन की चुक चुक की आवाज आने लगी। शिखर का दिल कांप तो रहा था, मगर फिर भी वो अपनी जगह से हिला नहीं। अचानक उसके फोन की घंटी बजना शुरू हो गई, मगर शिखर उसे नजरअंदाज करते अपनी जगह पे ही खड़ा रहा। रेलगाड़ी तेज रफ्तार से शिखर की ओर आए जा रही है। फोन की घंटी बजना बंद होती है और एक संदेश आता है। संदेश के पिंग की आवाज सुनकर शिखर घबरा जाता है। कहीं चाचा को तो कुछ नहीं हो गया? एक आखिरी बार बात तो करनी चाहिए उनसे। शिखर तुरंत फोन में आया संदेश देखता है। संदेश देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये कैसे हो सकता है?
शिखर को आए संदेश में लिखा था, मैंने आपके खाते में 50 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। और संदेश के अंत में भेजने वाले का नाम लिखा था, आपका शुभ चिंतक। ये पढ़ शिखर सोचता है, कितनी जालिम दुनिया है ये। एक गरीब को चैन से मरने भी नहीं दिया जाता। मरते वक्त भी उनके जले पे नमक छिड़कना जरूरी होता है। और वापस सामने की ओर देखने लगता है। अब सामने आ रही ट्रेन की लाइट दिखने लगी थी। तभी फिर से उसके फोन की घंटी बजती है और एक संदेश आता है, जिसे देखकर शिखर बोल पड़ता है, कहीं कोई मजाक तो नहीं। इस बार संदेश बैंक की तरफ से आया था। वाकई किसी ने उसके खाते में पूरे 50 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। तभी सामने से आ रही रेलगाड़ी की तेज रोशनी शिखर के आंखों में पड़ती है। वह अपनी आंखें मूंदता है और देर रात एलएलबी रतन साहू के घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। नशे में चूर रतन साहू जाके अपना दरवाजा खोलता है। सामने से आवाज आती है, वकील चाचा, आपसे कुछ बात करनी थी। रतन सामने खड़े आदमी को देख के बोलता है, शिखर, तू यहां क्या कर रहा है? अपने सर पे बाहों को फेरता हुआ शिखर उसके फोन में आया संदेश दिखाते हुए बोलता है, चाचा, किसी ने मेरे खाते में 50 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पैसा कहां से आया या किसने दिए? मेरे पहचान में बस आप ही एक वकील हो, इसलिए सीधा यहाँ आ गया। फोन में आया संदेश देखकर वकील चाचा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कुछ देर तक उनकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकलता। चाचा जी कभी संदेश तो कभी शिखर की ओर बारी बारी घूरे जा रहे थे। रतन अपने आप को संभालते हुए बोले, 50 करोड़? इतना तो मैं पूरी जिंदगी दिन रात लगा के भी मेहनत करूं, फिर भी इतना ना कमा पाऊंगा। और बेटा, मैं कोर्ट कचहरी में लड़ने वाला वकील नहीं, स्टाम्प वाले कागज बेचने वाला एक मामूली सा वकील हूं। तुम्हारी इस समस्या का समाधान मेरे पास तो नहीं है। शिखर अपना सर धीरे धीरे हिलाते हुए वहां से निकल ही रहा था कि पीछे से चाचा जी याद करते हुए बोले, वैसे कुछ दिन पहले एक और लड़का मिला था जिसके खाते में किसी ने ऐसे ही पैसे जमा करवा दिए थे। और फिर अगले ही दिन एक सुनसान गली में उसकी हत्या हो गई और सारे पैसे लेकर कोई भाग गया। मेरी मान तो सीधा थाने जा, पुलिस ही तेरी इस समस्या को हल कर सकती है। चाचा की ये बातें सुनकर शिखर की सांसें तेज हो गई और वो चाचा के कहे मुताबिक थाने की ओर निकल पड़ता है। शिखर आधी रात थाने में जाकर वहां बैठे एक हवलदार को संदेश दिखाते हुए सारी बात बताता है। शिखर की बातें सुन और हुलिया देखकर हवलदार उल्टा शिखर को ही पीटना शुरू कर देता है। बताओ कहां से चुराए तूने ये पैसे? कौन सा 2 नंबरी धंधा करता है तू? शिखर अपने बचाव में बोलता है, अगर मैंने ये पैसे चुराए होते तो मैं यहाँ क्यों आता शिकायत दर्ज करवाने? क्या आपको अपना काम भी ठीक से नहीं आता क्या? हवलदार हाथ की मुट्ठी बनाकर एक डंडा कस के पकड़ता है और डंडे से शिखर को मारते हुए बोलता है, ज़बान लड़ाएगा मुझसे? अब बेंच पे बैठ जाके, पाटिल सर को आने दे राउंड मार के, फिर वही अच्छे से खबर लेंगे तेरी। अब तो तू देख क्या होता है तेरे साथ। बेंच पे बैठे शिखर को यह अंदाजा हो गया था कि पुलिस वाले उसकी मदद करने की जगह उसके लिए और मुसीबत खड़ी करने वाले थे। और जैसे ही उस हवलदार की आंख लगती है पाटिल सर का इंतजार करते हुए, शिखर मौका देख के चुपके से वहां से निकल जाता है। थाने से थोड़ी दूर एक सुनसान गली से जब शिखर गुजर रहा होता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई काला साया उसका पीछा कर रहा है। शिखर को रतन चाचा की वो बात याद आती है, उस लड़के को किसी ने सुनसान गली में मारकर उसके सारे पैसे ले लिए थे। क्या मेरे साथ भी यही होने वाला है? और शिखर के कदम तेज हो जाते हैं। उसका सर घूम अब आगे के साथ साथ वो पीछे भी देखते हुए जा रहा है। तभी शिखर को ऐसा लगता है कि उसके पीछे चल रहा साया अपने कोट के अंदर वाले जेब से कुछ निकाल रहा है। ये देखकर शिखर की धड़कनें तेज हो जाती है
और वो बिना कुछ सोचे, बिना एक बार मुड़कर देखे भागना शुरू कर देता है। अपनी पूरी जान लगा के भागता ही जाता है। शिखर के कदम जहां रुकते हैं उसके सामने शहर का सबसे बड़ा अस्पताल होता है। शिखर अब शहर के बीचों बीच था। उसको वो काला साया और कोई पीछा करता हुआ नजर आ ही नहीं रहा था। अपना सर पीछे लटकाते हुए 2 पल सांस लेने को रुकता है और सोचता है, इससे पहले कोई इन पैसों को मुझसे छीने, कम से कम इन पैसों से अपने चाचा का इलाज तो करा लूं। इतने सालों से अपने चाचा की आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा था। आज आखिर इतने समय के बाद उनके साथ बैठकर पहले जैसे बातें करूंगा। और फिर शिखर सीधा पसीने से लथपथ अपने पुराने फटे से कपड़ों में ही अंदर रिसेप्शन डेस्क पर जाकर पड़ताल करता है। वो, मेरे चाचा को कैंसर है, उनकी कीमोथेरेपी करवानी है। भर्ती में लगभग कितने पैसे लग जाएंगे? अस्पताल का मैनेजर शिखर का हुलिया देखकर उसे बोला, पूरे 20 लाख। अब जाए यहां से और जाकर किसी सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा उनका। ये जगह तुम्हारी औकात के बहुत बाहर है। ये बात सीधा शिखर के दिल पे लगती है और शिखर अपने जबड़ों को जकड़ते हुए मैनेजर से पेमेंट कोड मांगता है और बिना देर किए अपने फोन से पैसे अस्पताल के खाते में भेज देता है। मैनेजर अपनी एक भौहें उठाकर शिखर की ओर देखता है। तभी अस्पताल के खाते में कुछ पैसे आते हैं, जिसे देखकर मैनेजर का हाथ उड़ते हुए उसके दिल को जा पकड़ लेता है। कुछ पल के लिए वो भी अपनी जगह पे खड़ा का खड़ा रह जाता है, ये सोचते हुए, इतने पैसे तो मैं भी नहीं दे पाऊं। फिर इस लड़के ने कैसे, हो ना हो कोई अमीर इंसान है ये, कहीं इससे बदतमीजी से बात करना भारी न पड़ जाए मुझे। शिखर के सामने झुककर मैनेजर माफी मांगने लगता है और शिखर ने पलटकर बस इतना ही बोला, मेरे चाचा के लिए कमरा तैयार करवाओ, मैं उन्हें लेकर आ रहा हूं। शिखर अस्पताल से बाहर निकल भागते हुए घर वापस जा रहा होता है। दिन भर भागते हुए अब उसके पांव जवाब दे रहे थे और थोड़ी दूर भागने के बाद उसे ये बात याद आती है कि अब वो 50 करोड़ रुपए का मालिक था। उसे भागते हुए घर जाने की कोई जरूरत नहीं। वो चाहे तो अपने एक इशारे पे सबसे महंगी कार खरीद सकता था। शिखर एक गाड़ी रोकने को जैसे ही हाथ दिखाता है, उसे रवि का फोन आता है। शिखर फोन पे बोलता है, पैसों का इंतजाम हो गया रवि, मैं बस चाचा को लेने ही आ रहा हूं, उन्हें तैयार रहने को बोल दे। फोन की दूसरी ओर से आवाज आती है, शिखर तेरे चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही मानो शिखर के पैरों तले जमीन खिसक गई और शिखर वहीं जमीन पे घुटनों के बल गिर गया और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उसने जिस चाचा का इलाज कराने उसने शहर के सबसे बड़े अस्पताल में कमरा बुक करवाया था, वो चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगले पल शमशान में अपनी चाचा की जलती चिता के सामने बैठे शिखर को फोन पे फिर से एक संदेश आता है, आपके चाचा के गुजरने का बेहद अफसोस है हमें। और पहले की तरह अंत में एक नाम लिखा होता है, आपका शुभचिंतक। शिखर समझ जाता है कि ये वही है जिसने उसके खाते में पैसे जमा करवाए हैं। अपने हजारों सवालों का जवाब ढूंढते हुए शिखर जिस नंबर से संदेश आया था उसी नंबर पर वापस फोन लगाता है। इधर जैसे जैसे फोन की घंटी बजना शुरू होती है, शिखर के दिल की धड़कन भी उतनी ही तेजी से धड़कने लगती है। आखिर कौन है वो जिसने शिखर को इतने पैसे दिए? आखिर मकसद क्या है उसका इसके पीछे? आखिर कहीं शिखर किसी जाल में तो नहीं फंसने वाला था जो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी पलट के रख देगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।